सभी इतिहास प्रेमियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस से हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंध का। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे इतिहास और साहित्य के मध्य संबंध। मित्रों, मैं पिछले दिनों से जो कुछ वीडियोस बना के डाल रहा हूं, तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। 1 मिनट 2 मिनट केवल जो है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर कमेंट भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो का पूरा लाभ उठाना है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो आप अवश्य देखें, तभी आपको कुछ सार्थक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फ़िलहाल हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास और साहित्य के मध्य संबंध। साहित्य एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक विषय है, और साहित्य के बारे में बात करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट काफ़ी नहीं है। साहित्य और इतिहास के मध्य संबंधों पर चर्चा करने में कई घंटे व्यतीत हो सकते हैं, क्योंकि साहित्य और इतिहास इन दोनों के मध्य बड़ा गहरा संबंध है, बहुत अटूट संबंध है। एक समय ऐसा था कि इतिहास भी साहित्य के अंतर्गत ही आता था और इतिहास को साहित्य ही समझा जाता था, और यह काफ़ी समय तक चला। लगभग आप समझ सकते हैं कि पूरे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक का अगर आप इतिहास देखें, जो इतिहास लिखा गया है, तो आपको वो इतिहास के साथ साथ साहित्य की भी एक विधा ही प्रतीत होगी। तो जैसा कि डॉक्टर बी शेख अली कहते हैं कि इतिहास और साहित्य के मध्य बड़ा गहरा संबंध है। वो ये कहते हैं कि अगर एक आकृति है तो दूसरी छाया है। डॉक्टर बी शेख अली कहते हैं कि इफ़ हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। कि अगर जो है इतिहास वो जीवन का विवरण है, जीवन से मतलब मनुष्य जीवन का विवरण है, तो लिटरेचर जो है वो उसका रिफ्लेक्शन है या प्रतिबिंब है। तो इस तरह से जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तो इसी से समझा जा सकता है कि इतिहास में और साथ ही साथ जो है वो साहित्य में बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले हम साहित्य की बात करें कि साहित्य है क्या, आखिर क्या है साहित्य। अगर हम अपने भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास करें या साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करें, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, तो इसका अर्थ है स प्लस हित, स जोड़ हित, जिसका मतलब होता है सहभाव अथवा हित के साथ होना। तो जो हित के साथ होना यानी उसे ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे यहाँ आचार्य भामह, जो कि काव्य शास्त्र के बहुत प्रकांड पंडित थे, उन्होंने लिखा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है अथवा साहित्य है। शब्द 2 तरह के होते हैं। शब्द जो है, कुछ शब्द जो है वो सार्थक होते हैं, कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। तो हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए अधिकता से, और साहित्य में हमें अधिकतर सार्थक शब्दों का प्रयोग ही मिलता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। साहित्य तो इस तरह से जो है, साहित्य के बारे में तरह तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी साहित्य के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्लेटो कहता है कि साहित्य अज्ञानजन्य होता है। उसने अपने समय के हिसाब से उसकी परिभाषा की है, वो अज्ञानजन्य कहता उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो यथार्थ है वो नहीं मिलने वाला है। उसके कहने का मतलब यही था कि उसमें कल्पना का समावेश ज़्यादा होता है। तो इसलिए इतिहास में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। अरस्तु जो है वो ये कहता है कि साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ जो है
जो कि अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे। उनका ये कहना है कि प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छृंखलन ही कविता है अथवा साहित्य है, शैली है। शैली ने भी कहा है कि साहित्य क्या है? साहित्य वो है जो हमारे मन को सुख पहुंचाता है, जो हमारे दुखों को दूर करता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम क्रोचे की माने तो क्रोचे ये कहता है कि अतीत काल के तथ्यों का कलात्मक और रुचिकर विवरण देना ही इतिहासकार का काम होता है। अगर हम प्राचीन काल के जो तथ्य हैं, प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी हुई हैं, उनका हम एक ऐसा साहित्यिक और कलात्मक विवरण दें जो लोगों को रुचिकर लगे, तभी लोग इतिहास पढ़ेंगे। आप जानते हैं साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी, समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब साहित्य में प्रतिबिंबित होती हैं। जो कुछ भी अच्छा होता है, जो कुछ भी बुरा होता है, वो सब जो है वो साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? हम इतिहास में समाज का ही इतिहास तो पढ़ते हैं। हम मनुष्यों के समाज का, मानव समाज का इतिहास पढ़ते हैं। तो मानव समाज में जो कुछ भी गतिविधियां घटती हैं वो साहित्य में सुरक्षित रहती हैं। साहित्य जो है वो एक ऐसी विधा है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें भूतकाल की बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी संवेदनाएं वो साहित्य में सुरक्षित है, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं। जब जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते समय इतिहास लेखन के लिए हम कहते हैं कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो इतिहास के स्रोतों में सबसे पहले साहित्यिक स्रोत ही आते हैं, और उन साहित्यिक स्रोतों का कितना महत्व है ये हम समझ सकते हैं। क्यों महत्व है? क्योंकि साहित्य संस्कृति का संवाहक होता है। किसी भी देश का साहित्य उस देश की संस्कृति का संवाहक होता है। उस देश की संस्कृति उस साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। अब जैसे अगर हम भारत के संबंध में बातचीत करें तो हमारा प्राचीन साहित्य जो है वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, हमारे पास जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, लौकिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है। और आगे के युगों में आकर के हम ये देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में साहित्य हमें उपलब्ध होता है। भारतवर्ष में अगर संविधान में ही देखें तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में जिनमें प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। वो चाहे पंजाबी में हो, मराठी में हो, बंगाली में हो, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, मराठी में, तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें हमारा साहित्य लिखा गया है। और उस साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें प्रचुर मात्रा में अपने इतिहास की, अपने संस्कृति की जानकारी होती है। मित्रों, साहित्य जो है केवल समाज का दर्पण ही नहीं है। प्रसिद्ध कवि हिंदी के अज्ञेय वो ये कहते हैं कि साहित्य संस्कृति की संवाहिका तो है ही है, साथ ही साथ साहित्य सामाजिक परिवर्तन करने की भी क्षमता रखती है। यानी कि समाज में परिवर्तन, और निश्चित रूप से अगर हम ये देखें, हम विश्व का इतिहास पढ़ें तो विश्व के इतिहास में हम ये देखते हैं कि बहुत समय ऐसे आए हैं जबकि साहित्य ने समाज की पूरी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया है। मित्रों, आपने अगर पुनर्जागरण के बारे में पढ़ा होगा तो आप देखिए पुनर्जागरण काल में कुछ इस प्रकार का साहित्य रचा गया जिसने उस समय लोगों की सोचने की जो दिशा थी उसे ही बदल दी, जिसे कहा जाता है कि ह्यूमनिज्म, यानी कि मानववाद का प्रचार प्रसार करने में उस समय के साहित्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब उस समय चाहे पेट्रार्क हो, चाहे जॉन मिल्टन हो, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, सर्वेंटीज हो, पूरे यूरोप में जेफरी चासर हो, सर टॉमस मोर हो, तो सब ने ऐसा साहित्य रचा जिसने कि प्राचीन काल से चले आ रहे जो समाज में जो अंधविश्वास थे, जो चर्च की प्रधानता थी, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा जा रहा था, इन सब को बदल दिया, इन सब को परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से अज्ञेय अगर ये कहते हैं कि साहित्य जो है सामाजिक परिवर्तन का भी बहुत बड़ा माध्यम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए भारत में, आप देख लीजिए
भारत में जो हिंदी साहित्य आधुनिक युग में आया, उसमें पहले कहाँ छायावादी रहस्यवादी कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन जब प्रगतिवाद का दौर आया, रूस में क्रांति हो गई, तो उसके बाद उसी साहित्य में गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, समाज के दबे हुए शोषित पिछड़े वर्गों का, ऐसे लोगों के बारे में साहित्य में लिखा जाने लगा। अब साहित्य के पात्र जो है केवल राजा रानी नहीं रह गए, बल्कि साहित्य के पात्र जो है बहुत आम आदमी, जो हाशिए पर खड़े हैं, जो मार्जिन पर खड़े हैं, ऐसे लोग जो है साहित्य के पात्र बन गए। मित्रों, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए भी साहित्य जिम्मेदार होता है। आप रूस की क्रांति में देखिए मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय, आप फ्रांस की क्रांति में देखिए वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका साहित्य पढ़ कर के ही लोग क्रांति के लिए प्रेरित हुए। साहित्य केवल एक आनंद देने वाला काव्य ही नहीं है। जैसे कि हमने अभी ये कहा, आपको बताया कि अगर साहित्य की परिभाषा करें, हमारे यहाँ एक आचार्य विश्वनाथ हुए थे जिन्होंने साहित्य दर्पण नामक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। और उन्होंने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि वाक्य में जो रस घोल दे वही काव्य है। तो इस तरह से रसयुक्त वाक्य आप कह लीजिए वही काव्य है, वही साहित्य है। लेकिन ऐसा नहीं है। रसयुक्त वाक्य के साथ साथ हम साहित्य में देखते हैं, साहित्य में मानवीय संवेदनाओं, मानवीय भावों व मानवीय विचारों का उद्घाटन होता है। अगर हम मानवीय संवेदनाओं, मानवीय विचारों वगैरह के बारे में बातचीत नहीं करें, उनको नहीं समझेंगे, बिना साहित्य पढ़े, केवल इतिहास पढ़ के ही हम ये नहीं जान सकते कि अमुक काल में किसी कैरेक्टर के, किसी चरित्र के मन में क्या चल रहा था। तो अगर उन संवेदनाओं को गहराई से अनुभव करना है, उसके भाव विचारों को गहराई से अनुभव करना है, तो हमें साहित्य का अध्ययन करना जरूरी होगा। मित्रों, कार्लाइल जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने लिखा है कि पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा बसती है, यानी कि भूतकाल में जो कुछ भी हुआ था, अगर उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन पुस्तकों को देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज हमारे पास जो कुछ भी लिखित इतिहास है, हम जो हिस्टोरिकल एज में जब आते हैं तो हमारे पास जो लिखित इतिहास है वो हमारे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में, हमारे इतिहास को पुनर्निर्मित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विको का नाम आपने सुना होगा। विको जो है वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे इटली के। उन्होंने लिखा है कि द हिस्टोरियंस एम एट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटल लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल, कि इतिहासकार को जो उद्देश्य होता है वो लोगों के मानसिक अवस्था का वर्णन करना होता है, जो उनकी मेंटल लाइफ होती है, और साथ ही साथ उनके विचारों का वर्णन करना होता है। तो इसलिए जो है वो ये कहते हैं कि स्टॉक ऑफ द वर्ड्स ऑफ ए पीपल शोज व्हाट देयर स्टॉक ऑफ आइडियाज़ वाज, यानी कि जो शब्दों का स्टॉक है लोगों का, जो पुराने जो राइटर्स हैं उनके जो शब्दों का स्टॉक है, जो शब्दों का समूह, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उससे जो है उनके विचारों का हमें पता चलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो जितने सार्थक शब्द होंगे उतनी ही गहराई से हम उन शब्दों के माध्यम से उस काल की संवेदनाओं को, भावों को, विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने जब इतिहास लेखन प्रारंभ किया, आप बहुतों का नाम ले सकते हैं। हेरोडोटस से ही आप शुरू कीजिए। हेरोडोटस, थ्यूसिडाइड्स जो यूनान के इतिहासकार थे, इसी तरह से लिवी और टैसिटस जो रोम के इतिहासकार थे, फ्रायड, मैकाले। अब प्राचीन भारत की बात करें हम, तो हम ये देखते हैं कि कालिदास, भवभूति, आप विशाख दत्त हैं, उसके अलावा अश्वघोष हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की। कालिदास ने जो है वो बालविकाग्निमित्रम की रचना की थी, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक था। इसी तरह से भास
का नाम आपने सुना होगा। भास ने जो है वो बहुत सारे नाटक लिखे जो कि ऐतिहासिक नाटक थे, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, स्वप्न वासवदत्तम इत्यादि। इसी तरह से भोज प्रबंध काव्य है। तो तमाम इस तरह के जो ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल में लिखे गए, मध्यकाल में बहुत सारा जो साहित्य लिखा गया, जैसे रासो काव्य वगैरह है, वो सब लिखे गए। और बहुत सारी वीर गाथाएँ लिखी गई जो वीर गाथा काल था, उनसे हमें इतिहास के तथ्य मिलते हैं। आप कल्हड़ की राज तरंगिणी को मत भूलिए। कल्हड़ की जो राज तरंगिणी थी वो भी साहित्य के रूप में ही लिखा गया है, लेकिन वो इतिहास है। पद्य में उसकी रचना हुई है, गद्य में नहीं हुई है, लेकिन वो पहली बार एक सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। इसी तरह से बिल्हण है, बिल्हण की विक्रमांक देवचरित है। बहुत सारा फारसी साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। आप अमीर खुसरो को मत भूलिए, अमीर खुसरो ने बहुत सारा इतिहास लिखा। तो तमाम साहित्य, बाबरनामा जो है वो केवल एक ऐतिहासिक कृति नहीं है, उसकी आत्मकथा ही नहीं है, बल्कि वो एक साहित्यिक कृति भी मानी जाती है। इसी तरह से आप अबुल फजल की अकबरनामा है, वो भी साहित्य की दृष्टि से बहुत उत्तम कोटि का ग्रंथ है। तो तमाम इस तरह के ग्रंथ हैं। आप आधुनिक युग में हम ये देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे, तमाम एकांकी वगैरह लिखी गई। अब जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त और चाणक्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें ऐसा लगता है जैसे प्राचीन काल का जो माहौल है वो एकदम जीवंत हो उठा हो। इसी तरह से और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, जैसे बिमल मित्र हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। सुनील गंगोपाध्याय हैं। आप वृंदावन लाल वर्मा को मत भूलिए, जिन्होंने 40-45 से अधिक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इस तरह से बहुत सारे ऐतिहासिक काव्य जो थे वो रचे गए। मैथिली शरण गुप्त जो है उन्होंने साकेत की रचना की, यशोधरा की रचना की। तो इस तरह से बहुत सारे जो ग्रंथ रचे गए, उनमें हमारे इतिहास के जो तथ्य हैं वो छुपे हुए हैं। केवल भारत ही नहीं, आप यूरोप में भी देखिए, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे। किंग लियर हो, हेलमेट हो या हैमलेट हो, या इस तरह से मतलब एंटनी एंड क्लियोपैत्रा है, इस तरह के उनके बहुत सारे नाटक हैं। जूलियस सीजर है जो कि इतिहास पर आधारित हैं। इसी तरह से लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस है, मैक्सिम गोर्की की मदर है, आप वाल्टर स्कॉट हैं। तो तमाम लोग जो हैं यूरोप में, उन्होंने ऐतिहासिक साहित्य की रचना की, जिससे हमें उस काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। आप देखिए, दुनिया भर में जितनी क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों में भी जो है वो इतिहास का साहित्य का पूरा उपयोग किया गया। बहुत सारे साहित्यकार थे जिन्होंने जन भावनाओं को उद्घाटित किया अपने साहित्य में, और जनता ने, आम जनता ने जो है उनके साहित्य से प्रेरणा लेकर के क्रांति में हिस्सा लिया। बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जो या इतिहास दर्शन के बहुत सारे जो विद्वान हैं, जैसे जॉनसन है, वो ये कहते हैं कि इतिहास का आरंभ जो है वो साहित्य से ही होता है, और साहित्य के एक अंग के रूप में ही इतिहास का आरंभ हुआ। लेकिन उनका ये भी कहना है कि साहित्य प्रधान होने के पर भी जो है हमें थोड़ा सा उसका, चूँकि इतिहास और साहित्य दोनों में ही कल्पना का सहारा भी लिया जाता है। प्राचीन काल के बारे में जब हम लिखते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से हमें साहित्य में भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, तो हमें उसका उपयोग करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब जैसे पृथ्वीराज रासो वगैरह हैं, तो उनमें बहुत सारी बातें अतिशयोक्ति के रूप में कह दी जाती हैं। चारणों के द्वारा, भाटों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उसमें काफ़ी कुछ अतिशयोक्ति है, तो उनका प्रयोग दरबारी जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया उसमें कुछ अतिशयोक्तियाँ होती हैं काफ़ी, क्योंकि जाहिर है कि जिनसे उनको इनाम मिलता था, जिनसे उनको वजीफ़े मिलते थे, वृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, तो वो उनका गुण गाया ही करते थे। तो इस तरह से जो है हमें थोड़ा सा उपयोग करते समय सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साहित्य और इतिहास, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर आज हमारे पास आप देखिए वेद, पुराण, उपनिषद, योग वाशिष्ठ सूत्र साहित्य और जो कालिदास का साहित्य है, जो भी लौकिक साहित्य है हमारे पास, व्याकरण है, तमाम जो ऐसे ग्रंथ हैं, अगर उनको हम निकाल दें अपने
इतिहास में से स्रोत के रूप में, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक ऐसी शून्यता आ जाएगी जिसको भरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी देश में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह जो साहित्य है वो साहित्य ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आजकल तो इस पर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी खोजबीन हो रही, क्योंकि साहित्य में जो है वो हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी संवेदनाएं, हमारी अनुभूति, हमारे सुख, हमारे दुख, इन सब का वर्णन होता है। तो इसलिए साहित्य और इतिहास को अलग करना बड़ा ही कठिन कार्य, उनको अलग नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। डॉक्टर बी शेख अली ने सचमुच में ही कहा है कि एक अगर आकृति है तो दूसरी उसकी छाया है। कभी कभी क्या होता है कि चित्र जो है वो ज़्यादा सुंदर लगता है, छाया जो है, आकृति ज़्यादा सुंदर लगती है बजाय कि जो रियल सब्सटेंस है या जो आकृति है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य और इतिहास के बीच में कितना गहरा संबंध है। अतः अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो आप इस पर कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।